अध्याय 7 देख रहे हैं। फेडरलिज्म, संघवाद। हमारे जो इंडियन का मैप है 1947 के बाद आज का समय अगर आप 2020 की बात करें तो बहुत परिवर्तन हुआ है मैप में। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो कई इलाके जो थे वो ब्रिटिश राज के अंतर्गत थे और कई सारे प्रिंसली स्टेट थे जहां पर राजा महाराजा प्रिंस हुआ करते थे। 500 से ऊपर थे। अब इन सबको कंबाइन करना था, मिलाना था। ये प्रोविंसेस थे, ये या तो ये छोटे प्रोविंस थे, बड़े प्रोविंस थे, वो नए प्रोविंस बनाने थे या उनको मिलाना था। तो 1947 के बाद हमने देखा कि कई जगह, कई इलाके, नाम उनका परिवर्तन हुआ, उनकी बाउंड्री चेंज हुई और ये पूरी तरीके से वहां के लोगों की जो इच्छाएं थी, वहां के क्षेत्र के जो पॉलिटिकल पार्टी थी, एस्पिरेशंस थे लोगों के, उस हिसाब से। एक और चीज है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी प्रशासनिक सुविधा। जैसे मैसूर है, मैसूर वो राज्य था पहले, अब वो कर्नाटका हो गया है। अब मैसूर एक शहर है, तो वो जो रीजन है वो मैसूर है, लेकिन पूरा एक कर्नाटका बन गया। अब आप बात करें मद्रास एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। अब उस एरिया को हम तमिलनाडु कहते हैं, लेकिन वो अब जो उसकी राजधानी है उसको मद्रास बना दिया गया, जिसको चेन्नई हम कहते हैं। तो इस तरीके के परिवर्तन हुए हमारे इंडिपेंडेंस के बाद। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, संघवाद का मतलब क्या होता है, इसके बाद कि जो फेडरल प्रोविजन क्या है, क्या क्या संघवाद के अलग अलग प्रोविजंस हैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब दो रिलेशनशिप में आपको बताऊंगा, एक सेंटर और स्टेट, एक स्टेट और स्टेट, जो अलग अलग प्रोविंसेस कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट जो हमारे पूरे देश के लिए है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में क्या रिश्ता है, और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग जो प्रोविंसेस है उनके बीच में क्या रिश्ता है। और कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उनके कारण इनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। उसका कारण क्या था, उसको हम इस पे विवेचना करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उनको क्या क्या नई चीज दी गई है। यहां पर जो चित्र है, बस इस चित्र को ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा बड़ा एरिया मैसूर था, अब ये कर्नाटक हो गया है। ये पूरा जो एरिया है आप देखिए, ये हैदराबाद था, पूरा बड़ा एरिया हैदराबाद था। अब हैदराबाद जो है वो तेलंगाना का एक शहर कह सकते हैं, कैपिटल कह सकते हैं। तो तेलंगाना जो है 2014 में ही बना है, 2010 में। अब आप देखें जो अलग अलग स्टेट्स बने 2000, उसके अलावा 1960, 70, ऐसे मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा कि कब कब कौन कौन से जो राज्य बने। आज का समय अगर आप देखें तो ये है 2001 का है, 2020 का नया है। इसमें उत्तर प्रदेश पहले संयुक्त क्षेत्र कहा करते थे, संयुक्त प्रदेश कहा करते थे। आप अगर देखें इसको कहते थे यूनाइटेड प्रोविंसेस, संयुक्त प्रदेश कहा जाता था। मध्य प्रदेश को कहा जाता था सेंट्रल इंडिया। आज हमारा नाम मध्य प्रदेश है, जो यूनाइटेड प्रोविंस है वो उत्तर प्रदेश है। तो अब हमारे पास मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ कर दिया गया है। ये दो भाग हो गए हैं, ये दो लोग अलग अलग हैं। ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश की बात करें, पहले उत्तर प्रदेश अब दो भाग में हो गया है, उत्तराखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। पहले उत्तर प्रदेश एक था, लेकिन अब ये दो भाग हो गए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ऐसे ही आप आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना ऊपर, हैदराबाद जो है ना वहां है तेलंगाना, ये नीचे की तरफ नहीं है, हैदराबाद ऊपर है। तो ये हैदराबाद का जो ऊपर का एरिया है तेलंगाना हो गया। तो केरला जो है वो पहले ट्रावणकोर कहा जाता था इसको। तो समय के साथ चीजें चेंज हुई, जगह चेंज हुई, बाउंड्रीज चेंज हुई, नाम चेंज हुई, लोगों की जरूरत के हिसाब से चीजें चेंज हुई। पहले फेडरलिज्म की बात से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझिए कि यूनाइटेड जो आपका सोवियत यूनियन जो था, अब उसको हम कहते थे, इसको सोवियत यूनियन कहा जाता था। ये जो सोवियत यूनियन है ये सुपर पावर था उस समय, लेकिन
1989 के बाद ये डिग्रेड होना, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ, टूटना शुरू हुआ। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि पूरे यूएसएसआर का जो पावर था, जो बल था, वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। एक एक कहे एक पावर सेंटर एक ही था, एक पार्टी मान लीजिए, एक ग्रुप के पास था। इसके अलावा अलग अलग इलाके थे इसी बड़े से इलाके में। वो जो इलाके थे, ना तो उनका कल्चर मिलता था, ना उनका लैंग्वेज मिलती थी, भाषाई तरीके से वो उनके साथ नहीं थे, उनके जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग थी। मैं आपको जरा वो एरिया दिखाऊं। इसमें कई एरिया आप देखिए, जैसे बेलारूस हो गया, अल्बानिया हो गया, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, ये सब इनसे इनका कोई रिलेशन था नहीं। तो फिर अंततः जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हुआ, अलग अलग देशों में विभाजित हुआ। और फिर अगर आप चेकोस्लोवाकिया की बात करें, चेकोस्लोवाकिया भी, इसका भी डिसइंटीग्रेशन हुआ। हम दूर क्यों जाएं, आप पाकिस्तान की बात देखिए। जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था पाकिस्तान के बाद, एक वेस्ट पाकिस्तान बना है कि ईस्ट पाकिस्तान बना? जो वेस्ट पाकिस्तान है और आज जो ईस्ट पाकिस्तान है, फिर उसके बाद वो फिर से डिसइंटीग्रेट हुआ। 1970 के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई, तो ईस्ट पाकिस्तान में भी मुस्लिम, वेस्ट पाकिस्तान में भी मुस्लिम। लेकिन दिक्कत यह है कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो बंगाली थे, वो बंगाली मुस्लिम थे। यहां पर वेस्ट पाकिस्तान में मोस्टली पंजाबी मुस्लिम थे, जो पंजाबी बोलते थे। तो इनके बीच में कोई सिमिलैरिटी ही नहीं थी, तो अल्टीमेटली वो ब्रेक हो गया। आप आइए कनाडा के बारे में बात करते हैं, जो बड़ा डेवलप्ड कंट्री है। अब आप देखें, यहाँ पर एक क्यूबेक एरिया है। अगर आपको क्यूबेक एरिया बताऊं तो क्यूबेक प्रोविंस है, ये पूरा का पूरा फ्रेंच डोमिनेटेड है। यहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं लोग। किसी और इलाके में जाइए, वहां पर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। एक और ऐसी जगह है, वैंकूवर वगैरह का नाम सुना होगा आपने, वहां पर तो जो भाषा है वो पंजाबी है, जो उसकी ऑफिशियल भाषा है। एक ऐसा प्रदेश है जहां हमारे हिंदुस्तान के पंजाबी जाके बसे, सिख कम्युनिटी बसी जाके। तो हिंदुस्तान का अगर हम फेडरलिज्म देखें 1947 के बाद, तो एक हम देखें कि उसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसे स्टेट्स थे, और 1947 के बाद ये सब एक साथ रहे, और ना तो ये टूटे ना ये बिखरे। तो ऐसा कैसे हुआ? अगर हमने ये 4 अलग अलग एग्जाम्पल लिए आपके सामने, ये सारे फेडरल कंट्री थी, इसमें संघवाद था, लेकिन जो फ्लेवर था इसका वो डिफरेंट था। उसका फेडरेशन या फेडरल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, वो नाम, केवल फेडरल का नाम होना, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना, ये जरूरी नहीं है। केवल इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो वहां का नेचर है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और किस तरीके से उस फेडरल सिस्टम को हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, किताब में लिखी चीज अलग होती है। हम सब कहते हैं देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, 90% लोग झूठ बोलते हैं। इसका मतलब यह है, फेडरलिज्म जो है वो किताबों में जो लिखा हुआ है, वो जो बात है उसको आप ग्राउंड पे लेके आए। मैं वेस्ट इंडीज की बात करता हूं। वेस्ट इंडीज हिंदुस्तान में खेलने आते हैं, हम मानते हैं कि ये एक ही देश के हैं सारे प्लेयर। हमको लगता है कि ड्वेन ब्रावो भी और पोलार्ड भी दोनों एक जगह के, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा उनके बीच में खटपट होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है, एक ट्रीटी हुई थी चिगुआ रामास में, अलग अलग आइलैंड थे, तो कैरेबियन कंट्रीज कहते हैं उनको। वो सब मिले और फिर उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई, ऐसे वो वेस्ट इंडीज कहा जाता है। हिंदुस्तान की बात करें, हम इतने बड़े हैं कि हम कई ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बराबर हैं। एक कॉन्टिनेंट है हम एक महाद्वीप जैसे हैं। हमारे पास डिवर्सिटी की बात करूं तो शायद जिंदगी निकल जाए, लेकिन इतनी सारी डिवर्सिटी हम न गिन पाए। 20 तो लैंग्वेज है हमारी। इतने, किसी भी रिलीजन की बात करें, कोई भी रिलीजन आप नाम लीजिए, वो हमारे देश में है। डिवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारे नेशनल लीडर कहते थे, आज हम लोग ये भी कहते हैं कि हमारा देश जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हम यूनाइटेड हैं, हम डाइवर्स हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ हैं। तो कोई भी रिलीजन की आप बात करें, वो यहां पर बहुत मोहब्बत से, बहुत अच्छे से रहते हैं।
तो ऐसी कंट्री आपको कहीं मिलेगी नहीं। तो फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं है कि भाई कुछ फिक्स प्रिंसिपल हो। मान लीजिए हमारे पास एक फेडरल स्ट्रक्चर है, क्या आप इसको कनाडा में लगा देंगे? हमारा जो हिंदुस्तान का फेडरल स्कीम है, क्या रोमानिया में लगा देंगे आप? यूनाइटेड स्टेट्स में लगा देंगे? हर एक जो कंट्री है उसका एक बहुत अलग इतिहास है, हिस्टोरिकल सिचुएशंस अलग अलग है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग अलग है। तो अमेरिका का जो फेडरलिज्म है वो सबसे पहला मेजर ऐसा पॉलिटी, फेडरल पॉलिटी है कि संघवाद व्यवस्था वहां, लेकिन वो अलग है। जर्मन में जो है वो इंडियन में जो है, तो कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर एक फेडरलिज्म की बात करें तो कुछ शब्द होते हैं, कुछ परिभाषाएं होती हैं। पहली चीज ये है कि फेडरलिज्म एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, यानी यहां पर दो तरीके की पॉलिटिक्स आएगी या दो तरीके की व्यवस्था आएगी। पहला होगा नेशनल लेवल पे, पूरे देश को राज करने के लिए, शासन करने के लिए, प्रशासन करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होगा पूरे देश के लिए, नेशनल लेवल पे। उसके बाद अगर आप प्रोविंसेस की बात करें तो वहां पर क्या होगा, किसी तमिलनाडु की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, ये रीजनल लेवल गवर्नमेंट है, यहाँ पर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। इसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं कहते, हम इसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो दो लेवल हो गए इसमें। दो कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आप देखेंगे कि लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप है, वो जिस स्टेट के रहते हैं वहां के भी वो सिटीजन है, उसके बाद उस देश के भी सिटीजन है। हमारे पास डुअल सिटीजनशिप नहीं है, एक हर ही नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास। इसका मतलब हम लोग सब के सब लोग हिंदुस्तानी हैं। आप अपने आप को गुजराती कह सकते हैं लेकिन आप हिंदुस्तानी हैं। मैं अपने आप को महाराष्ट्रन कह सकता हूं, हिंदुस्तानी है। दूसरी चीज इसमें आती है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि दो अलग अलग तरीके की आइडेंटिटी, जैसे एक हम एक गुजराती, जैसे भी मैंने बताया, कोई गुजराती हो सकते हैं, कोई झारखंड के हो सकते हैं, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी भारतवासी हैं। और हर एक लेवल की जो पॉलिटी है उनके पास पावर होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, यानी उनके पास पावर होगा और उत्तरदायित्व भी होंगे। तो हमारा इनका जो अधिकार क्षेत्र है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, इनकी जो पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लियरली डिफाइंड है कि आपका ये, हमारा ये। तीसरी चीज इसमें आती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, एक दस्तावेज है, एक किताब है, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिखा हुआ है कि ये, और ये सबसे सुप्रीम पावर है, बाइबल कह सकते हैं, राजनीतिक बाइबल है ये पूरे देश के लिए और पूरे दोनों गवर्नमेंट के लिए, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इनके काम क्या है, इनके अधिकार क्षेत्र क्या है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होते हैं, चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए पूरे देश के बारे में बात करें, क्या पूरे देश के लिए कॉमन होगा, सबके लिए कॉमन क्या होगा? डिफेंस। कोई अगर कोई ये नहीं कहेगा कि छत्तीसगढ़ पे अटैक हो गया, अगर मान लीजिए चाइना अटैक करता है तो छत्तीसगढ़ पे नहीं करेगा, वो पूरे देश पे कर रहा है। तो ये हमको डिफेंस को पूरे देश के हिसाब से देखना पड़ेगा, है ना। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं होगी कि हाँ भाई पंजाब पे हमला हो गया, पंजाब वाले के लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, तो ऐसा तो नहीं कि तमिलनाडु केवल रिलेशनशिप बना रहा है श्रीलंका से क्योंकि उनके लोग रहते हैं वहां पे। ये इंटरनेशनल मैटर है, पूरा देश जो है वो श्रीलंका के साथ एक रिलेशनशिप होगा उसका। हिंदुस्तान में देखिए रुपी, चाहे आप जम्मू कश्मीर में जाइए रुपये चलते हैं, वही 10 रुपए का जो चलेगा जो आप कन्याकुमारी में 10 रुपए का नोट देंगे। करेंसी भी एक नेशनल लेवल की बात हो गई, पैसा रुपया ये नेशनल लेवल की बात हो गई। तो पूरे देश इसमें जहां आ जाता है, तो कई ऐसी चीजें हैं जो डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गए, ये सारे पूरे देश के लिए है। और लेकिन जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये ऐसे मैटर्स हैं जो रीजनल लेवल के मैटर है। मान लीजिए आप एक इलाके की बात करता हूं, ये जो इलाका है, यहाँ पर कुछ एक टिहरी डैम है, कई लोग यहाँ पर व्यवस्थापित होंगे, रिलोकेट होंगे। ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट का तो आ भी रहा है, लेकिन ज्यादा महत्व इसमें स्टेट गवर्नमेंट का है। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, स्टेट गवर्नमेंट देखता है। हेल्थ सिस्टम, तो हमारे पास दोनों ही तरीके की गवर्नमेंट है।
28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये चेंज हो गई है ना, दमन दीव और वो मिला दिया गया, तो इसको 8 कर लीजिए। 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब कॉन्फ्लिक्ट इसमें कुछ अलग अलग स्टेट्स है, तो एक स्टेट कुछ और मांगेगा, दूसरा स्टेट कुछ और मांगेगा, तो हो सकता है कि आपस में डिस्प्यूट्स हो, है ना। स्टेट गवर्नमेंट, एक बाउंड्री प्रॉब्लम हो गई, सीमा विवाद हो गया दो स्टेट्स के बीच में, तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे पास। कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो कोई मसला होगा उसको सॉल्व करने के लिए, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसको इससे सॉल्व किया जा सकता है। जो असली पॉलिटिक्स जो चल रही है, देखिए क्या क्या चीजें, ये किसी भी फेडरेशन के लिए उस देश की पॉलिटिक्स क्या चल रही है। क्या ये शिक्षा स्वास्थ्य की पॉलिटिक्स है, क्या ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है, क्या आइडियोलॉजी है, क्या हिस्ट्री है, इसकी संस्कृति क्या चल रही है, ये सारी चीजें जो है मिल के काम करती है, एक चीज काम नहीं करती है। फेडरेशन का जो है ना, वो फेडरल सिस्टम जो है वो कनाडा का, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। हमारा जो संघवाद है वो बिल्कुल अलग है। मान लीजिए कोई एक ऐसा एक डोमिनेंट पार्टी आ जाती है, ठीक, और ऐसी डोमिनेंट पार्टी आ जाती है जो किसी और का नहीं सुनती है या किसी और को दबाने में लगी गई, तो सिविल वॉर हो जाएगा। यानी कि क्लियर लिखा हुआ सिविल वॉर हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे देश के लिए। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी सरकार है, अलग अलग तरीके के लोग, ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट आ गई, तो माइनॉरिटीज का क्या होगा? जो कम लोग हैं, जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं या किसी एक कल्चर को मानते हैं, किसी रिलीजन को मानते हैं, किसी एक संस्कृति को मानते हैं, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से कर दे कि माइनॉरिटी की हालत खराब हो जाए। तो हमने देखा है होते हुए। अब वो ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा रीजन हो जहां पर कुछ पैदा ही नहीं हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगा उन पे। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मेजॉरिटी की है तो माइनॉरिटी इलाकों पे ध्यान नहीं देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मेजॉरिटी की है तो वो उन इलाकों पे ध्यान नहीं देगी जहां पर कुछ उनको पैसा नहीं मिल रहा है, रिसोर्स नहीं मिल रहा है, टैक्स नहीं मिल रहा है, उन पे ध्यान ही नहीं देगी। तो अगर आपने सिंगल आइडियोलॉजी दे दी या सिंगल एक पावर आ गया, श्रीलंका में आपने देखा, श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में एक कंट्री है बकायदा, वहां पर मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट आई, सिंहाला और बुद्धिस्ट गवर्नमेंट आ गई। उन्होंने क्या कहा, एक तो सिंहाला भाषा सब पे थोप दी, और उन्होंने कहा बुद्धिस्ट जो धर्म है वो सब को मानना है, प्रेशराइज किया। तो अब क्या हुआ, बाकी क्रिश्चियंस का क्या होगा, मुस्लिम्स का क्या होगा? वहां पर सिविल वॉर हुआ। बस 20 साल से ऊपर लाखों लोग मरे इसमें, LTT आपको याद होगा। तो ये जो सिविल वॉर कंडीशन जो होती है ना, वो सिचुएशन हम नहीं चाहते। ये चीज होती हुई हमने बहुत सारी कंट्रीज में देखी है। हमारे यहाँ जो माओवादी होते हैं, ये इस तरीके के लोग भी इसी तरीके का काम करते हैं। मैं जरा नाइजीरिया के बारे में आपको बताऊं। नाइजीरिया में 3 रीजन है। ये जो तीनों रीजन है, यहां पर योरूबा, इबो और हाउसा फलोनी, ये 3 प्रजातियां हैं, एथनिक ग्रुप्स कह सकते हैं आप इनको। ये 3 अलग अलग आपके एथनिक ग्रुप्स हैं। अब ये है कि इन्होंने पूरी कोशिश की, अलग अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने तब्दीली करने की कोशिश की। अब बात यह है कि तीनों अलग अलग कम्युनिटीज हैं, तीनों अलग अलग ट्राइब्स हैं। अब इसमें एक और मसला आ जाता है, इनके पास पेट्रोल है, नाइजीरिया के पास अच्छा खासा पेट्रोल है। अब ये पेट्रोल जो है वो पैसा जो आ रहा है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसके पास, और जिसके पास हो सकता है ज्यादा फ्यूल हो, वो अपना वहां से जो रेवेन्यू आ रहा है वो सब जगह बट रहा है। तो ऑयल रिसोर्स यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत है। और एथनिक ग्रुप भी है, इनकी सोच अलग है, इनकी खाने पीने का तरीका अलग है। तो नाइजीरिया एक ऐसा है जहां पर रिलीजन अलग अलग काउंटर कर सकते हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, बहुत सारी अलग अलग है। और एथनिक मैंने कहा प्रजातियां है, संस्कृति अलग है, कल्चर अलग है। और इनके जो इकोनॉमिक डिफरेंस भी है, बहुत जगह कई प्रजाति बहुत अमीर है, कई प्रजाति थोड़ी गरीब है। यहां पर इस तरीके से फेडरलिज्म की समस्या हो जाती है। अब जब मैं फेडरलिज्म की बात करता हूं, हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्वतंत्रता के पहले जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, उनको बड़ा पता था, उनको आइडिया था कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है और इतनी बड़ी कंट्री को अगर गवर्न करना है, इसमें प्रशासन करना है, तो पावर को
डिवाइड करना, डिसेंट्रलाइज करना बहुत जरूरी हो जाएगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको पावर देना ये अत्यधिक आवश्यक उन्होंने माना, क्योंकि अलग अलग रीजन है, अलग अलग लैंग्वेज है, तो वहां पर पावर की शेयरिंग बड़ी जरूरी हो जाती है। क्योंकि हर एक जगह के लोग चाहेंगे कि वो अपने आप को खुद गवर्न करें, या उनके रिप्रेजेंटेटिव जिनको वो जानते हैं, जो उनकी भाषा जानते हैं, जो उनके कल्चर से आते हैं, वो उनको गवर्न करें। जैसे मैं आपको शुरुआत की बात बताता हूं, जब इंडिपेंडेंस के आसपास के समय की बात हो रही है तो मुस्लिम लीग ने कहा कि जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन है वो जरा ज्यादा दिया जाए, उसमें ज्यादा पावर की मांग की गई। और जब निगोशिएशन हुए, आपस में डिस्कशन हुए, पार्टीशन के पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि भाई 100 में से अगर 10 मुस्लिम्स हैं तो 10 आप दीजिए, सबके पास पावर बराबर होनी चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला था, इसका मतलब ये है कि यही चीज कि भाई हर एक स्टेट गवर्नमेंट को इस तरीके से पावर मिलनी चाहिए, ऐसी पावर मिलनी चाहिए कि वरना होगा क्या, अगर मान लीजिए एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है और उनकी कोई मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसमें माइनॉरिटी है, तो हो सकता है उस स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट उस तरीके से डील ही ना करे, है ना। ये जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा फैब्रिक है, तो ये हो नहीं पाए। जो मुस्लिम लीग ने कहा था वो आइडिया लेके निकल के आया कि भाई जिस हिसाब से परसेंटेजेस है उस हिसाब से आपको पावर देनी पड़ेगी। तो एक बहुत जरूरी चीज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है रिलेशनशिप जो सेंटर का और स्टेट का रिलेशनशिप है। जो बेसिक आइडिया है हमारा वो ये है कि सहयोग, कोऑपरेशन, इनमें बेसिक जिस पे जो धरा है, जिसके ऊपर ये सारी चीजें खड़ी हैं, फेडरेशन खड़ा हुआ है, फेडरलिज्म खड़ा हुआ है, वो है कोऑपरेशन। तो कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया, इंडिया, दिस इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए, इंडिया, भारत यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इसका मतलब ये है, कई देश इसको फेडरेशन यूज करते हैं, कई इसको यूनियन करते हैं, तो हम फेडरेशन यूज नहीं करते हैं। अगर अमेरिका में बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं वहां पर, लेकिन हमारे यहां हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, हमारे यहां यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं कभी कभी, नॉर्मली हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं इसको। तो इसलिए आर्टिकल 1 में क्लियर लिखा हुआ है कि इंडिया जो भारत है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, और जो स्टेट और जो टेरिटरीज होंगी वो जैसे जिस तरीके से फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है इस तरीके से ये स्टेट्स होंगे। जैसे मैंने बताया आपको 28 स्टेट्स है हमारे पास, 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो जब हम सारी बात कर रहे हैं, इसमें सत्ता का बंटवारा बहुत जरूरी हो जाता है। मैं आपको बेल्जियम का एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इसको डिवाइड किया, बहुत नीट आइडिया उन्होंने अप्लाई किया। श्रीलंका में बहुत ही गलत तरीके से हुआ, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं गया, सारा पावर जो है वो एक मेजॉरिटी के पास आ गया, सिविल वॉर हो गया। और बेल्जियम जो है वो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। तो जब हम डिवीजन की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 2 गवर्नमेंट है, एक यूनियन हो गई, एक स्टेट हो गई, चाहे शायद हम कई बार सुन चुके और ये बार बार सुनेंगे। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर बताया गया है 2 यूनिट्स है हमारे पास, एक पूरे देश के लिए, एक स्टेट के लिए। लेकिन इनके जो पावर है वो क्लियरली अधिकार क्षेत्र इनके डिफाइन किए गए हैं कि आपका इलाका ये है, आपकी जगह ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पावर क्या है। अगर इनके बीच में कोई दिक्कत होती है तो एक इंडिपेंडेंस जूरी भी बनी हुई है, जुडिशरी भी बनी हुई है, न्यायपालिका भी तैयार है। तो ये क्लियर डिवीजन ऑफ पावर के तहत बताया गया है कि किसको क्या कैसे मिलना है। जो पावर है इनके बीच में एक आपको लिस्ट के बारे में बताया था मैंने, 3 लिस्ट है हमारे पास। जो यूनियन लिस्ट है उसमें उसके कानून केवल यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट, उसमें कानून स्टेट ही बना सकती है। कॉन्करेंट है तो दोनों बना सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर्स है,
क्योंकि पैसे के बगैर तो कुछ चलता नहीं है। बगैर पैसे के ना स्टेट चल पाएगा ना सेंटर चल पाएगा। तो यहां पर जब इकोनॉमी और फाइनेंशियल पावर की बात आती है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा दिया गया है, इसमें ज्यादा पावर दिया गया है। और जो स्टेट्स हैं उनके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन मीगर रेवेन्यू रिसोर्सेस है। मतलब रेवेन्यू जो पैसे मिलते हैं, अब यूनियन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे इलाके हैं वहां से वो पैसे गेन कर सकते हैं। लेकिन मीगर, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये क्लियर बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है बेचारे, लेकिन पैसा कहां से ले, उनके पास रिसोर्सेस कैसे हैं। जैसे आपको पता होगा आबकारी विभाग है, शराब, मैक्सिमम जो स्टेट्स है वो इसी से पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर किसी स्टेट में खदान नहीं है, किसी स्टेट में बिल्कुल रफ, बिल्कुल खाली अगर इलाका है, तो वो स्टेट कैसे राइज करेगा। तो यहां पर जो मैंने तीनों लिस्ट बताई है आपको, उनको जरा क्लियरली हम देखेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्लियरली बताता है कि 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट का मतलब ये वो सारे अफेयर्स हैं जो पूरे देश से रिलेटेड है। डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज यूनियन लिस्ट में आते हैं, क्योंकि ये देश के लेवल के नेशनल इंटरेस्ट की बात है। स्टेट में क्या आता है? एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज। तो इन सबको डील करने के लिए देखिए कहां से पैसा आएगा। एग्रीकल्चर से थोड़ा बहुत आ जाएगा, कुछ लिकर से आ जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत ट्रेड से आ जाएगा। तो मोस्टली लाइफ स्टॉक, एनिमल या फिर एग्रीकल्चर से कितना आ पाता है। लेकिन वो लोग, वहां पर भी लोग काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको वहां पर भी पैसा खर्च होना है। तो स्टेट लिस्ट वाले जो है इन्हीं चीजों पे वो अपने कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट को एक्वायर कर सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? ये दोनों के लिए कॉमन है। जैसे एजुकेशन हो गया, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर के अलावा फॉरेस्ट हो गया, जंगल, ट्रेड यूनियंस, एडल्ट्रेशन और अडॉप्शन यानी गोद लेना। तो दोनों स्टेट और यूनियन दोनों इन सारे मैटर्स पे अपने बना सकती है कानून। लेकिन अगर कुछ दिक्कत है यूनियन और स्टेट लिस्ट में तो ध्यान रखिए, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ने कानून बनाए तो यूनियन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ये सुपरसीड कर जाएगा। अगर फिर से समझिए, अगर यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्करेंट लिस्ट में से किसी पॉइंट पे बनाया तो वो किसके पास चला जाएगा? दोनों ने कानून बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट का सुपरसीड करेगा। कुछ और भी लॉज है जिसमें, जैसे इसमें इसके अलावा भी है, जैसे साइबर लॉज, क्योंकि ये नई चीज आई है, साइबर इंटरनेट वगैरह बाद में आया, तो इसलिए इसको अलग से रेसिड्यूअरी पावर में रखा गया। फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने शायद कई बार डिस्कस कर लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टेट गवर्नमेंट तो हर पार्टी ये चाहती है कि हमारी जो हमको सत्ता सेंटर की मिल जाए, बहुत कोशिश करती है। अब ये इसके लिए हमको डिवर्सिटी देखनी पड़ेगी और थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हमारे पास डिवर्सिटी बहुत है, चाहे कास्ट दे ले, क्रीड देख ले, रिलीजन देख लीजिए। तो जब संविधान सभा ये चाहती थी कि भाई ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो ये स्ट्रांग हो, यानी जो सोशल और पॉलिटिकल चेंज है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन ला सके, इसके लिए स्ट्रांग सेंटर होना चाहिए। जब हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे तो हमारे बहुत ब्रिटिश राज के अलग अलग वो थे राज करते हुए, और इसके अलावा अलग अलग प्रोविंसेस थे, और ब्रिटिश प्रोविंसेस तो थे ही थे, साथ में वो प्रोविंसेस थे जो प्रिंसली स्टेट थे, जहां राजा थे जो ब्रिटिश राज के अंदर में नहीं आते थे। तो इन सबको घेरना था, इन सबको लाना था, इनको अपने हिंदुस्तान का पार्ट बनाना था। तो इसीलिए इस बाउंड्री में लाना था, हिंदुस्तान की बाउंड्री में। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होती तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए स्ट्रांग है, उसका कारण ये है। कुछ और भी चीजें, पहली चीज ये है कि एक, जब स्टेट की मैं बात करता हूं तो देश की बात करूंगा। यहां पर कोई भी अगर
स्टेट को बनाना है, एक नया स्टेट बनाना है, एक स्टेट को 2 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, 1 से 2 बन सकते हैं, 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, या बाउंड्री आप चेंज कर सकते हैं, या 2 पार्ट को एक साथ मिला सकते हैं, बाउंड्री डिवाइड कर सकते हैं, बाउंड्री परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये तरीका कि आप अपने हिसाब से स्टेट्स को बिगाड़ सकते हैं, तो ये सब पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ये। दूसरी बात करते हैं, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती रहेगी कि भाई जैसे विचारधारा इनकी होगी तो हो सकता है कि वो हर एक राज्य को तोड़ मरोड़ना चाहे, लेकिन अगर वो ये करना चाहेंगे तो उनको स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन लेनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट जब स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन लेगी और स्टेट ये कहेगी हाँ इसको डिवाइड करिए या दोनों भागों को मिला दीजिए, तभी ये बात हो सकती है। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से नहीं कर सकती, लेकिन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर कोई आपातकाल व्यवस्था आती है, जैसे आपको याद है जून 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी, तो यहां पर यह होता है कि जैसे इमरजेंसी आती है आपातकाल, तो सारा पावर जो है वो किसके पास चला जाएगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। सारे पावर चाहे वो स्टेट लिस्ट के क्यों ना हो, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट क्यों ना हो, सारे जो लॉ है वो कौन बना पाएगा इस समय? वो पार्लियामेंट बना पाएगी, या ये कहें कि सरकार बना पाएगी। अगर नॉर्मल सिचुएशन है, राइट, तो हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफी अच्छा पैसा कमाने की शक्ति है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं उनके पास, है ना, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, लेकिन ये ग्रांट देते हैं, ये स्टेट को ग्रांट देते हैं। जैसे केरल आ गया, केरला में फ्लड आ गई या कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो सेंट्रल एक विशेष पैकेज देगा, पैसा देगा, क्योंकि स्टेट के पास तो पैसा नहीं है, वो कहां से कमाएगा? जितना है उतना है, उसके अलावा अगर उसको पैसा चाहिए तो कहां से लेगा वो? इनके पास एक डिस्क्रिशन होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक डिस्क्रिशन होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दे कि भाई आप ये लोन लीजिए और फिर हमें वापस करते रहिएगा। जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की एग्जांपल लेते हैं, अब ये स्टेट 1 है, स्टेट 2 है। यहां पर यह हो सकता है कि स्टेट 1 में बीजेपी की सरकार हो और स्टेट 2 जो है वो कांग्रेस की सरकार है। तो हमेशा ये एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये देखा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन, बीजेपी जो है, बीजेपी स्टेट को ज्यादा ध्यान देगी और जो कांग्रेस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देगी, कांग्रेस रूल, बल्कि इनके बीच में खींचातानी चलती रहेगी जो हम न्यूज में सुनते रहते हैं। तो ये चीज हमने देखी है, ये क्लियर यहां लिखा हुआ है। चौथी चीज ये है कि जो गवर्नर है, अब गवर्नर के पास क्या पावर होती है? जबरदस्त पावर होती है। ये किनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट किसके रिप्रेजेंटेटिव है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही एक तरीके से उन्होंने अपना एक आदमी बिठा दिया गवर्नर के नाम पे। अब स्टेट के अंदर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी को एज अ हेड बिठा दिया। अब ये साहब जो है हो सकता है इसी पार्टी के हो। जैसे मान लीजिए अगर बीजेपी आती है तो वो सारे गवर्नर बीजेपी के रख देगी, कांग्रेस आएगी वो सारे अपने गवर्नर रख देगी। अब यहां पर एक मान लीजिए अपोजिशन पार्टी है, हमेशा इनके बीच में एक दिक्कत चलती रहेगी, क्योंकि गवर्नर के पास पावर है कि वो पूरी स्टेट असेंबली की डिसॉल्व कर सकते हैं, वो कभी भी इसका खात्मा कर सकते हैं। यानी अगर उनको, इसे कहते हैं राजनीतिक विवेक शक्ति, कई बार ऐसा हमने ये देखा हुआ है, ऐसा हुआ है कि चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया है। गवर्नर स्टेट असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानमंडल को, मान लीजिए स्टेट असेंबली ने एक बिल पास किया, वो गवर्नर पे जाता है। अब गवर्नर साइन नहीं करना चाहते, वो क्या करेंगे? या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती तो गवर्नर भेज देंगे इसको प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास एक पॉकेट वीटो पावर होती है, वो क्या करेंगे? वो इसको अपने जेब में रख लेंगे और ये बिल कभी एक्ट बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता थोड़ा बहुत। तो गवर्नर के पास पावर है अच्छी खासी। आपने एक और चीज है, एक और इसमें जो बात आती है, कई ऐसी सिचुएशन आती है
ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसे लॉ बना देती है जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है, राइट। अब ये अगर ऐसी पावर इन्होंने यूज कर ली, क्योंकि वो उनके पास पावर है, वो बना सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर जो सेंटर की है। मैं आपको फिर से समझाता हूं। ये एक स्टेट लिस्ट है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना देती है। अब स्टेट गवर्नमेंट जाएगी किस पे? चली जाएगी जुडिशरी के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बना रही है कॉन्क्रीट लिस्ट पे, अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कॉन्क्रीट लिस्ट पे एक लॉ बना रही है ना। अब दोनों एक साथ लॉ बना रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट पे, और वो जो लॉज है कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए। एक खेत कह रहा है तो दूसरा खलिहान कह रहा है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लॉ को हमेशा टॉप पे रखा जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा इंस्ट्रक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो एक बड़ा आर्टिकल में लिखा है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज नॉट टू बी इम्पीड और प्रेजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ सच डायरेक्शन टू अ स्टेट एज मेनी अपीयर टू बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। क्लियर मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगी स्टेट गवर्नमेंट को, इनको कायदे कानून बताएगी, और स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। अब आप देखें एक और चीज आती है इसमें, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस वाले जो लोग हैं वो एक स्टेट में जाते हैं, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। एक आईएएस बन गया, डीएम, आईपीएस, आपके कमिश्नर पुलिस बन गए, डीआईजी बन गए, ऐसे हाई पोस्ट पे जा गए। अब स्टेट गवर्नमेंट में आ गए, अब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ये काम कर रहे हैं दोनों, है ना, जो आईएएस आईपीएस वगैरह है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? ये तो आईएएस आईपीएस तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर इनको कोई भी दिक्कत है डीएम इन सब से, तो वो केवल इनका ट्रांसफर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन इनके अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अनुशासनात्मक कार्यवाही इनके लिए कर सकती है, और कोई तरीका नहीं। एक आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 में यहां पर क्लियरली बताया गया है कि पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय देम ड्यूरिंग मार्शल लॉ टू मेंटेन और रिस्टोर ऑर्डर। मार्शल लॉ होता है जब सैन्य कानून लागू हो जाता है, जब सैनिक रूल आ जाता है। मार्शल लॉ जब सारे कानून खत्म हो जाते हैं और आर्मी टेक ओवर कर जाती है, तो ये यूनियन गवर्नमेंट की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि आर्मी सारी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एक अफ्स्पा लॉ बताता हूं मैं आपको। ये अफ्स्पा लॉ जो है इसमें ये जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल बताता हूं आपको। काफी लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों करते हैं इसका कारण समझिए। स्पेशल पावर्स ये है, कोई भी आर्मी मैन कैप्टन से ऊपर का अधिकारी जो है वो किसी भी घर पे जा सकता है बगैर वारंट के चेक करने के लिए, किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है और किसी को भी ये जेल में रख सकते हैं। इसका मतलब कोई अगर ये शूट भी कर जाए, किसी को गोली भी मार दे, तो ये इम्यून है। इसका मतलब इनको कोर्ट में इनका ट्रायल नहीं किया जा सकता। अब ये सारी समस्याएं हैं, ये अफ्स्पा है जो नॉर्थ ईस्ट में भी है और जम्मू कश्मीर में भी है, तो ये सब चीजें थोड़ी सी दिक्कत का बायस बनती है समाज में। अब फेडरल सिस्टम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं। होता यह है कि जो स्टेट्स हैं वो हमेशा ज्यादा, क्योंकि हमने इतना देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट्स उतनी पावर उनके पास होती नहीं है, तो हमेशा वो पावर मांगते रहते हैं, वो ऑटोनॉमी मांगते रहते हैं। अगर आप तमिलनाडु जाएं तो आप देखेंगे आप ऐसा लगेगा जैसे श्रीलंका की तरफ आ गए। जम्मू कश्मीर जाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे ईरान आ गए आप। वहां की एम्बियंस ऐसा ही, वहां की हवा ऐसी है। तो ये अलग अलग जगह है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं हो रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि हमें जरा पावर दिया जाए, ऑटोनॉमी दी जाए, क्योंकि पैसा भी चाहिए और कुछ लीगल डिस्प्यूट है सेंट्रल और स्टेट, वो जुडिशरी के पास जाना पड़ता है।
अगर आप देखिए कि अगर ऑटोनॉमी की दीवार की डिमांड है, क्योंकि जब भी एक स्टेट में एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे मान लीजिए शिवसेना है, अब शिवसेना कहती है मराठी मानुष, कोई भी यूपी बिहार वाले को यहां की नौकरी नहीं मिलेगी या उनको आना नहीं चाहिए, ये इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ना। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि मराठी फर्स्ट है, बाकी पीछे हो नहीं हो, वो निगोशिएशंस कर सकते हैं यूपी बिहार की गवर्नमेंट के साथ। तो ये कहने का मतलब है कि ये सब जो चीजें हैं इसको निगोशिएशन के थ्रू रिजॉल्व करना चाहिए। सेंटर और स्टेट के बीच में बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ना एक बस एक स्केलेटन है, फ्रेमवर्क है, इसके अंदर आपको फ्लैश वगैरह ब्लड वगैरह सब खुद डालना पड़ता है, यानी वो केवल एक खाका है, तो आपको खुद डालना पड़ता है। 1950 और 1960, अर्ली 1960, यहां पर जवाहरलाल नेहरू साहब की बात बताता हूं, उन्होंने शुरुआत की है फेडरलिज्म की। अब उस समय क्या था, जब जवाहरलाल नेहरू साहब ने शुरू किया तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब थे। अब उस समय एक तो सेंटर में सरकार जो थी वो सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, और जितने भी स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थे, उसमें मोस्टली सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। तो अब तक तो सब सही चलता रहा, कांग्रेस वाले भी खुश, स्टेट वाले भी खुश, सेंट्रल वाले भी खुश। अब शुरू हुआ आगे कि यहां पर एक, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है एक स्टेट में, एक सीपीआई की सरकार है, मान लीजिए एक बीजेपी की सरकार है। तो यहां पर जो जहां से कांग्रेस है वहां तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन है ना, कुछ सीएम और पीएम, क्योंकि पीएम ने ही सीएम बनाया है, लेकिन जब कोई और पार्टी आ जाती है वो और ऑटोनॉमी की बात कर रही है, क्योंकि दोनों पार्टियां अलग है, दोनों की विचारधारा अलग है, वो ऑटोनॉमी मांग रही है। तो ये 1960 की बात बता रहा हूं, कांग्रेस की डोमिनेंस यहां खत्म होनी शुरू हुई। बहुत ऐसे स्टेट बन गए, बहुत सारे ऐसे स्टेट थे वहां पर अपोजिशन पार्टी, जो कांग्रेस की विरोधी पार्टियां थी, वो अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने सरकार बनाई। तो उस समय वो चाहते थे कि हमको आप स्वायत्ता दें, यानी ऑटोनॉमी दें और पावर दें। अब स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि देखिए पहले तो ये था कि हस्तक्षेप करने की आदत थी, अब कोई और सरकार है, वो हस्तक्षेप क्यों, बीजेपी कांग्रेस का हस्तक्षेप क्यों सुनेगी, क्यों सहेगी? वो तो दोनों ही अलग अलग पार्टियां है ना। तो यहां पर हस्तक्षेप वाली जो बात थी कि स्टेट ने कहा अब जरा हस्तक्षेप मत करिए। यहां से एक नई चीज निकल के आई कि जो ऑटोनॉमी है, कि भाई एक फेडरल सिस्टम में एक ये कॉन्टेक्स्ट निकल के आया, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। ये ऑटोनॉमी क्यों जरूरत पड़ती है, लोग क्यों बोलते हैं कि हमें और पावर दीजिए, हमें और ऑटोनॉमस बनाइए? तो इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। अगर आप कोई भी स्टेट मांग रहा है, ऑटोनॉमी मांग रहा है, वो हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अलग हो, मेरे लिए अलग हो, दूसरे के लिए अलग हो, सिविल सोसाइटी के लिए अलग हो। हर आदमी के लिए ऑटोनॉमी का मतलब अलग अलग होता है। जैसे पहली चीज ये है कि स्टेट का डिवीजन कीजिए, मतलब स्टेट में ज्यादा पावर दीजिए। तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यहां पर बहुत सारी पार्टी थी, डीएमके हो गया, अकाली दल हो गया, सीपीआईएम हो गया, तो ये थे, ये पार्टी उस समय कांग्रेस के समझ लिए विरुद्ध थे। तो ये इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मैच नहीं हो रही थी, तो ज्यादा ऑटोनॉमी मांगते थे वो। इसके बाद जो मनी है, पैसा है, अब जितनी भी रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो फाइनेंशियली सेंट्रल गवर्नमेंट काफी पावरफुल है। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती थी कि भाई हमारे स्टेट का हम कैसे ख्याल रखेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा ना हमें। इसी तरीके से तीसरी चीज ये थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, जो हमारा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी। जैसे मैंने आपको गवर्नर बताया, जैसे मैंने आईएएस पीसीएस बताया, जो स्टेट बेचारे जो लोग सिलेक्ट करते थे वही स्टेट में होते थे, बाकी सब तो बाहर से आते थे। तो मेन पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी। एक और बात इसमें आती है, चौथी इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक इश्यूज है, मतलब संस्कृति का भेद और भाषाई भेद, अगर आप तमिलनाडु पे हिंदी की बात भी कर दें तो लोग
गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 30 से 40% लोग ही तो हिंदी बोलते हैं, वो भी बीच के बेल्ट में आते हैं हमारे। थोड़ा सा इधर चले जाइए पंजाबी, थोड़ा सा ऊपर चले जाइए आपकी गढ़वाली कुमाऊनी, थोड़ा ऊपर चले जाइए कश्मीरी, थोड़ा नीचे आ जाइए मध्य प्रदेश के नीचे तो तेलुगु शुरू हो जाती है। तो ये सब जो डीएमके और ये सब जो आए हैं वो इसी आए हैं कि ये एक भाषा थोपने की कोशिश की गई थी। तो भाषा ही अंतर है, और जिनकी भाषा अलग होती है वो कोशिश करते हैं कि हमें नई चीज मिले, ऑटोनोमस मिले। अब अगर मैं गवर्नर का रोल बताऊं और प्रेसिडेंट रूल बताऊं, तो जब हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो वहां पर पूरा जो है, जो हर एक स्टेट के पास गवर्नर होता है, यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो जो एक स्टेट में गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। जैसे हमने कई बार देखा भी, ये जो प्रेसिडेंट है ये सारे काम जो कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के कहने पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे गवर्नर जो है वो ही लोग हैं जो पहले उस सरकार में हुआ करते थे जिसकी अभी मेजॉरिटी सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, या फिर रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है, या सिविल सर्वेंट्स है। तो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया कि भाई ये क्या तरीका है, आपने तो सारे स्टेट में पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजें बिठा दी। तो एक सरकारिया कमीशन बना, ये सरकारिया कमीशन अपॉइंट हुआ और 1983 में अपॉइंट हुआ, और उन्होंने जो अपनी 5 साल बाद 1988 में अपनी रिपोर्ट दी, और उसमें उन्होंने बताया, जब उन्होंने सेंट्रल स्टेट रिलेशन वगैरह के बारे में बात बताई, और उन्होंने कहा कि जो गवर्नर है, गवर्नमेंट जो गवर्नर चुनती है वो बिल्कुल नॉन पार्टीसन होना चाहिए। इसका मतलब ये है गवर्नर का जो पोस्ट है वो बगैर किसी पार्टी के रुझान के होने चाहिए। ये संवैधानिक पद है, ये कोई किसी के पार्टी का पद नहीं है। ऐसा हुआ कांग्रेस की सरकार आई सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने सारे गवर्नर कांग्रेस में के बिठा दिए। ऐसे ही बीजेपी की आई, उन्होंने सारे अपने बीजेपी के लोग बिठा दिए। तो उन्होंने क्लियर कहा कि भाई नॉन पार्टीसन होना चाहिए। तो जो सबसे कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है वो है 356। अब ये जो बड़ा इसमें एक कंट्रोवर्सी क्या है कि प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में अप्लाई किया जा सकता है, किसी भी स्टेट में। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें अगर गवर्नर को लगता है कि वहां की सरकार ठीक से नहीं चला पा रही, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार नहीं चला पा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस क्षेत्र का अधिकार ले लेगी, उसको स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेगी। मतलब एक स्टेट में अब कोई सरकार नहीं रहेगी, प्रेसिडेंट रूल रहेगा, गवर्नर्स रूल, प्रेसिडेंट रूल इसे कहते हैं। तो ये तीन साल तक बढ़ सकता है। अगर प्रेसिडेंट रूल अगर 3 साल तक बढ़ जाए तो आप सोचिए वहां की योजनाओं का, वहां के लोगों का क्या होगा। तो कई बार ऐसा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया है जब उनके पास ऑलरेडी मेजॉरिटी थी। आप केवल ये कर दीजिए कि गवर्नर ने कहा है, गवर्नर को लगता है चलिए हटा दीजिए इनको। तो अगर गवर्नर को ये थोड़ा सा लग गया, या फिर उनको ऊपर से भाई कमान ने कह दिया कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, जरा इनको हटाइए। 1959 में केरला में ऐसा हुआ, और कई ऐसे उनकी मेजॉरिटी की सरकार थी, फिर भी ऐसा हुआ। तो आपको मैं एक आइडिया देता हूं कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो कैसे रूल लगे। अभी अगर आपको लेटेस्ट देखें, 12 नवंबर 2019 महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019, कई बार ऐसे हो सकता है कि जैसे गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, हंग असेंबली आ गई, हंग जूरी आ गई, ऐसे हो सकता है। कई बार किसी की मृत्यु हो गई, एक प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। जैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की डेथ हो गई थी तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। आर्टिकल 356 जो है, यहां पर कई बार इसको यूज किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, 1980 का जो डेकेड था उसमें इनको हटा दिया। तो जब ये समय चल रहा है तो जितने स्टेट्स आ सके, नए स्टेट्स आ सके, तो ये किस तरीके से बनाया जाए कि भाई
एरिया जो है कॉमन लैंग्वेज का हो, कॉमन कल्चर हो इनके बीच में, तो उनको हम एक, अगर कॉमन कल्चर है तो उनको एक मिला के बना दीजिए, कॉमन नहीं लग रहा है तो उनको अलग अलग कर दीजिए। तो 1954 में 1954 की बात करता हूं मैं, यहां पर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन एक बनाया गया कि भाई स्टेट अलग से रिकॉग्नाइज किया जाए, और रिकमेंडेशन ये था, सिफारिश ये थी कि भाषाई तौर पर लिंग्विस्टिक तरीके से या मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप लेके इनको बनाया जाए। तो ये देखिए सभी लिस्ट दी हुई है, आंध्रा कब बना, गुजरात कब बना, नागालैंड 1960 बना, लेटेस्ट है 2014 में तेलंगाना बना, और इस तरीके से झारखंड है 2000 में बना, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड भी ये 2000 में बने, ये स्टेट्स अलग अलग बने। तो ये सारे नाम मैंने यहाँ पे बता दिए जो यहाँ पर भी दिए हुए हैं, कौन से समय क्या बने, और ये सारे मोस्टली इसमें कोशिश की गई कि लिंग्विस्टिक बेस पे हो, सांस्कृतिक बेस पे हो। 1990 में जैसे मैंने आपको बताया कि कई स्टेट जो है दो डिवाइड किए गए, और उसमें यह नहीं था कि भाषाई तौर पे, कई ऐसे स्टेट थे जो रूल अच्छे से हो पाए। जैसे तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, झारखंड अलग किया गया, उत्तराखंड का अलग किया गया, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग किया गया, उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। कुछ इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी है, स्टेट में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अगर आप राज्यों का गठन का क्रम या अगर याद करना चाहें तो इस तरीके से, आम, गुना, मैं, है, मैम, तुसी, गाओ और मौज लो। इसमें जो पहले हर एक अक्षर है वो आपको वो बता रहा है कि कौन सा स्टेट है। जैसे आ है तो आंध्र प्रदेश, म है तो महाराष्ट्र, आखिर का लो ले लीजिए, ऐसे करके बनेगा आपको। दो तरीके के इश्यूज आते हैं स्टेट्स के बीच में, एक स्टेट है और ये दूसरा स्टेट है। इनके यहां पर एक हस्बैंड यहां का है, वाइफ यहां की है, आपस में जैसे अगर आप बाउंड्री में जाएंगे, जो हमारे पाकिस्तान की बाउंड्री है, आधी फैमिली इधर आधी फैमिली उधर, तो जब ये एकदम ऐसी पॉइंट आ जाता है जहां पर बहुत मिक्स्ड कल्चर मिल जाता है, तो वहां बड़ी दिक्कत होती है। एक तो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम आती है, सीमा विवाद जो जिसे हम कहते हैं, बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट। और कई बार ऐसे दूसरी चीज आती है, वो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, महाराष्ट्र और कर्नाटका ये हमेशा फाइट करते रहते हैं बेलगाम के ऊपर। बेलगाम पे महाराष्ट्र भी अधिकार बताता है, कर्नाटका भी बताता है, मणिपुर और नागालैंड उनके पास भी एक वो है, बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट है। एक और चीज बताता हूं मैं आपको, एक पंजाब स्टेट है, पंजाब से हरियाणा बना। अब एक ऐसी पॉइंट था जिसको चंडीगढ़ कहा गया, उसको नया बनाया गया और इसको पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बना दी गई, है ना। लेकिन राजीव गांधी जी के साथ पॉलिटिकल लीडर की बात हुई, उनको कहा गया कि जो चंडीगढ़ है ये आप पंजाब को मिल जाएगा आगे के समय। लेकिन हरियाणा जब अपना अच्छे से फॉर्म हो जाएगा तो, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ। चंडीगढ़ आज भी दोनों की ही राजधानी है। और इनके बीच में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है, एक स्टेट है, दूसरा स्टेट है, तीसरा स्टेट है। अब ये पानी की धारा बह रही है, नदी बह रही है। अब देखिए, पानी बिना सब सून, मोती मानस चून, पानी के बगैर काम नहीं चलेगा। अब अगर ऊपर वाले एक स्टेट ने बांध बना दिए या पानी का ओवर यूटिलाइजेशन कर दिया तो पानी नीचे वालों को कैसे मिलेगा। अब नीचे जाइए आप, तमिलनाडु, कर्नाटका लैटिट्यूड में ऊपर आता है, तमिलनाडु नीचे आता है। तमिलनाडु बहुत ही गर्म इलाका है, अगर लैटिट्यूड देखें तो आप बहुत गर्म इलाका है, वहां पर पानी की हमेशा किल्लत रहती है। अब कर्नाटका अगर कावेरी का पानी ओवर यूटिलाइज कर देगा या बहुत ज्यादा यूज कर देगा तो तमिलनाडु को क्या पानी मिलेगा, है ना। तो अगर आप देखें तो ये सब जो मैं आपको मेजर इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट बता रहा हूं, ये सारे वो नाम है और सारे स्टेट्स के बीच में दिक्कत इसी बात की है कि भाई इन्होंने हमारा पानी रोक दिया, इन्होंने बांध बना दिया। एक जो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में डिस्प्यूट है, ये नर्मदा रिवर के ऊपर इनका झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि पानी सबसे जरूरी है। चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे आप पीने की बात करें, नहाने धोने की बात करें, किसी भी चीज के बारे में बात करें, नदी सबसे आवश्यक है। अच्छा, कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए, देखिए इसकी हिस्ट्री पे जाना होगा, है ना। अगर आप जम्मू कश्मीर और ये
नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करेंगे तो इसकी हिस्ट्री पे जानेंगे तब आपको समझ आएगा। देखिए, जो ये जम्मू कश्मीर है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ये हिंदुस्तान के पार्ट नहीं थे। जम्मू कश्मीर में एक राजा थे, ठीक, एक हिंदू एम्परर थे और मुस्लिम मेजोरिटी थी यहाँ पर, मतलब मुस्लिम पे हिंदू राजा राज करते थे। ये बड़े अच्छे प्यार मोहब्बत से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हुआ ये क्या कि हमारी पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर तो दोनों के बाउंड्री पे आता है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम है तो यहां पर आ जाओ, लेकिन राजा हिंदू था। तो उन्होंने कहा, राजा जो है, जब अब पाकिस्तान को लगा कि भाई ये हमारे पास तो आने नहीं वाले, तो उन्होंने इन पे, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, जम्मू कश्मीर पे अपना सैनिक भेज दिए। तो हिंदू राजा थे, उन्होंने नेहरू जी की मदद ली। नेहरू जी ने अपने जो सैनिक हैं, ट्रूप्स हैं, वो वहां भेज दिए जम्मू कश्मीर में। अब जब जम्मू कश्मीर में ये ट्रूप्स पहुंच गए, वो तब से आज तक वहीं है। आप कोई भी दूसरे देश की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहते हैं। हिंदुस्तान उसे अपने मैप में दिखाता है, चाइना किसी और तरीके से उसको अपने मैप में दिखाता है। तो ये जो जगह है ना, आप इसे समझ लीजिए कि इसके सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा, तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, आर्टिकल 370 बनाएंगे, आपको स्पेशल पावर देंगे, आप हमारे पास आ जाइए, हमारे देश में आ जाइए। इसी तरीके से आर्टिकल 371 बना, सेम चीज। नागालैंड, मिजोरम अगर इस जगह जाएंगे तो वहां ट्राइब्स हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके, मतलब अगर आप, मतलब मैं कैसे बताऊं आपको कि अगर आप देखें तो उनके कल्चर वगैरह ऊपर के इलाके से, चाइना और आसपास के इलाके से, बर्मा से ज्यादा मिलते हैं। लेकिन वो हमारे देश में आए तो उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज दिया हमने, और ये बहुत अच्छी बात थी। 371 में हमने दिया, 370 में जम्मू कश्मीर को दिया। तो एक हिस्ट्री है ऐसी, हिमाचल के पास है, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र सबके पास है। अब जम्मू कश्मीर की बात मैं आगे नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, लेकिन 370 एब्रोगेट हो गया है। जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दे रखा था कि हम जैसे ही आप आएंगे तो 370 एब्रोगेट कर देंगे, 370 हटा देंगे। मतलब जो हिस्ट्री में हुआ था, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर आया था, जैसे उसको स्पेशल प्रिविलेज मिली थी, उस चीज, क्योंकि आजकल के लोग नहीं जानते कि क्या क्या हुआ था पहले, तो वो उसके हिसाब से जो चीज चेंज हुई, लोगों ने भी एग्री किया, लोगों ने कहा कि हम आपको वोट देंगे, आप ये करिए, जम्मू कश्मीर तो हमारा अंग है। जब तो 28 स्टेट्स है हमारे पास और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये जो हिस्टोरिक चीज चलती रही, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, उसकी बहुत बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ये तो मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको। तो आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। अब कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा। तो क्या पहले कुछ चीजें थी, वो मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूं कि ऐसा होता था कि अगर कोई लॉ बनता था, तो जो लॉ बनता था जब हमारे देश में, वो जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे पास करती थी, तभी वो लॉ उस जम्मू कश्मीर में लागू होता था। जम्मू कश्मीर में तभी लागू हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमने ऑटोनॉमी दे रखी थी, वो हमारी मजबूरी थी, जब हमारी जरूरत थी वो। तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो भी आप लागू नहीं कर सकते, वो लागू नहीं कर सकते थे। लेकिन हुआ ये, इतने समय ना, ये जो आर्टिकल 370 है, धीरे धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ना, हटाना, धीरे 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 करते ही ऑलरेडी एब्रोगेट हो चुका था। सारी चीजें जम्मू कश्मीर में लागू की जा चुकी थी। ये कॉन्ट्रोवर्सीज कुछ आई कि भाई स्पेशल एक AFSPA रूल, जैसे मैंने आपको बताया था, जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में, कि किसी को भी आप गोली मार सकते थे, किसी को भी आप पकड़ सकते थे, किसी को भी किसी घर में सर्च करते थे आप, किसी पे शक होता था, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी चीजें चल रही थी, है ना, गतिविधियां इस तरीके से चल रही थी, तो यह पावर देना भी जरूरी था इंडियन डिफेंस को। लेकिन अब ये हट चुका है। तो फेडरलिज्म एक यूनिटी में हम डाइवर्सिटी के नाम पे चलते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मोहब्बत पे, सहयोग पे, कोऑपरेशन पे ये सारी चीजें चलेंगी। कम से कम इनके बीच में डिफरेंस रहे। देखें, एक अच्छी पॉलिटिक्स तभी हो पाएगी जब जो स्टेट या फिर कहें फेडरलिज्म हमारे अच्छा रहे, कोऑपरेशन से चले, ना हिंदू मुस्लिम हो, ना कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो,
हमको लॉजिक पे बात करें, देश को आगे बढ़ाने की बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें, एजुकेशन पे बात करें, तो बाकी सब चीजें तो खैर बात की बात आती है। सारे गवर्नमेंट को पावर मिलनी चाहिए, जो स्टेट को चलाती हैं उनको पैसे भी मिलने चाहिए, और अच्छी कॉपरेशन से ही अच्छी सरकार चल पाएगी। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।